जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने इस वीडियो के अंदर इतिहास विषय को टच करने का प्रयास करते हैं। और इतिहास में जो सबसे बोरिंग टॉपिक लगता है सभ्यता, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता को एक कहानी के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार से याद करेंगे कि आप कभी भी सभ्यता को भूल नहीं पाएंगे। तो आज हम कालीबंगा सभ्यता को पढ़ेंगे। ये भारतीय इतिहास और राजस्थान के इतिहास दोनों में ही काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो शुरू करते हैं हम कालीबंगा सभ्यता को। आप पहले अच्छे प्रकार से पूरे वीडियो को ध्यान से सुने, उसके बाद अपना आकलन करें कि कितनी चीजें इसमें याद होंगी। आप 2 बार वीडियो को अच्छे से देख ले, उसके बाद आप कालीबंगा सभ्यता में कोई भी चीज नहीं भूलेंगे, ये गारंटी है। बात करते हैं अपन कालीबंगा सभ्यता की। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, कालीबंगा जो शब्द है इसकी बात करें तो कालीबंगा 2 शब्दों से मिलकर बना है, काली और बंगा। बंगा का मतलब होता है चूड़ियां, यानी काली चूड़ियां। सबसे पहली बात, कालीबंगा सभ्यता इसकी खोज कब हुई तो 1951 और 1953 भी कुछ बुक्स के अंदर मिलता है। अब कहानी के माध्यम से कैसे याद करते हैं उसकी बात करें। सबसे पहली चीज, एक बहुत ही काली वस्तु होती है जिसका नाम है अम्ल, यानी एक बहुत ही काली वस्तु होती है अमल। और जब कोई व्यक्ति नशा करता है अमल का, यानी जब अमल खाता है तो उसको आनंद आता है। अमल खाता है तो उसको क्या आता है? आनंद आता है। और नशा करने के बाद में वो आदमी या तो खुद भूत जैसा दिखता है या उसको सभी जगह भूत दिखाई देता है। अब हम तो लड़के हैं तो भूत बोलते हैं, लेकिन आजकल की जनरेशन में और खास तौर से लड़कियों के अंदर वो भूत को भी बहुत ही क्यूट तरीके से बोलते हैं, और भूत को बोलते हैं गोस्ट। और धीरे धीरे गोस्ट को भी इतना क्यूट बना देते हैं कि गोस्ट को भी गोस्ट हो जाता है, यानी कि गोस्ट गोस्ट। तो सबसे पहली चीज, अम्ल कैसा होता है? काला होता है अम्ल। अम्ल को खाने से आनंद आता है, और या तो वो खुद भूत बन जाता है या फिर उसको सभी लोग भूत जैसे दिखाई देते हैं। तो पहली बात ये हो गई। अब दोस्तों, जब भूत दिखाई देता है तो सबसे पहले जो भगवान याद आते हैं वो है हनुमान जी। जैसे ही भूत दिखाई देते हैं तो सबसे पहले हनुमान चालीसा याद आती है। तो भूत दिखते ही सबसे पहले जो याद आते हैं वो आते हैं हनुमान जी। ठीक है, पहले एक बार पूरी कहानी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद समझ लेंगे। तो भूत जैसे ही दिखता है तो सबसे पहले याद आते हैं हनुमान जी, और हनुमान जी से याद रह जाएगा हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ के अंदर एक ही नदी है, घग्गर नदी, तो प्राचीन सरस्वती नदी कहते हैं इसको। अब देखो ध्यान से, हनुमान जी जब याद आए उसको, तो 1951 बार उसने हनुमान जी का नाम लिया या 1953 बार, उसको खुद पता नहीं, गिनती भूल गया, इतना डर गया वो। 1951 याद था या 1953, उसको याद ही नहीं रहा। थोड़ी देर में तो ये भूल गया कि 61 था या 63 था। 10 साल का अंतर हो गया उसमें, ये भी अभी याद कर लें। अब देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज, यहाँ पर 2 शब्द है, काली और बंगा। बंगा का मतलब होता है चूड़ियां। यहाँ से अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति है, वो कहीं घूमने गया, और जब घूमने गया है तो वहां से वो अपनी पत्नी के लिए काली चूड़ियां लेके आता है। अपनी पत्नी के लिए काली चूड़ियां लेके आता है। एक व्यक्ति घूमने गया और अपनी पत्नी के लिए काली चूड़ियां लाया। जैसे ही वो घर पे आता है तो उसकी पत्नी गुस्से में लाल हो जाती है। उसकी पत्नी गुस्से में लाल हो जाती है और खींच के उसको थप्पड़ लगाती है। तो बीके लाल और बीके थप्पड़। दोस्तों, इसका जो उत्खनन है वो किया था बीके लाल और बीके थप्पड़। तो गुस्से में लाल हो जाती है और खींच के उसको थप्पड़ लगाती है कि एक तो तू 10 साल बाद में आया है, गया तब 1951 था, आया जब 1961 है, 10 साल बाद में आया और लेके क्या आया? काली चूड़ियां। काली चूड़ियां कोई लाने की चीज होती? तो यहाँ से अपने उत्खननकर्ता का नाम याद रह जाएगा, बीबी लाल और बीके थप्पड़। अब इसके बाद क्या हुआ, वो उससे बहुत भयंकर तरीके से नाराज होती है और उसको घर से बाहर निकाल देती है। अब व्यक्ति करेगा क्या? घर से बाहर रहेगा तो कुछ ना कुछ खाने पीने का प्रबंध करना पड़ेगा। तो आदमी सीधा अपना ऊंट लेता है और ऊंट लेके सीधा कहाँ पहुंच जाता है? खेत के अंदर। जैसे ही वो खेत के अंदर गया तो खेत में जाएगा तो क्या लेके जाएगा? हल लेके जाएगा। यानी वो खेत के अंदर हल लेके गया, किस लिए? खेती करने के लिए।
उसने कहा घर से तो निकाल दिया है, खेती करके तो गुजारा करते हैं। तो खेत में गया हल लेके, और जब वो खेत में पहुंचता है तो वो देखता है कि खेत तो पहले से ही जुता हुआ है, खेत तो किसी ने जोत दिया है। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहीं मिलते हैं, हल के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं, और खेती के प्रथम साक्ष्य भी यहाँ पर मिलते हैं। उसने देखा कि जो यहाँ पर खेती की हुई है और जो खेत जोता हुआ है, उसमें दो प्रकार की फसलें एक साथ उगाई हुई है, और वो दो प्रकार की फसलें हैं गेहूं और जौ। अब यहाँ से मायूस होके वो व्यक्ति वापस घर आता है, और घर आते ही वो व्यक्ति सीधा अपने जैसे ही घर के पास पहुंचता है तो देखता है कि घर के बाहर एक कुआं है, और उसकी पत्नी कहती है, घर में तो नहीं घुसने दूंगी, चाहे तू जाके इस कुएं में गिर जा। घर में तो नहीं घुसने दूंगी, चाहे तो कुएं में गिर जा। अब यहाँ पर ये कुएं के साक्ष्य कालीबंगा के अंदर मिलते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये एकमात्र स्थल है जहाँ पर कुएं के साक्ष्य मिले। ये उसके अलावा प्रत्येक तीसरे घर के सामने वहां पर कुआं बना हुआ है। 10 साल बाद में आया हुआ आदमी तो वो चौंक जाता है ये सारी चीजें देख के। अब इसके बाद क्या हुआ, अब उसको घर से निकाल दिया है, उसकी पत्नी ने ये तक कह दिया है कि चाहे तू जाके कुएं में गिर जा, लेकिन घर में तो नहीं घुसने दूंगी। तो अब वो व्यक्ति क्या करता है, कच्ची ईंटों का मकान बनाता है। तो कच्ची ईंटों के मकान के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिलता है। उसके बाद वो व्यक्ति अब घर बनाकर रह रहा है, तो कच्चे ईंटों का मकान है, अब उसको नालियां भी बनानी है, पैसे है नहीं, तो वो ईंटें जो है वो लकड़ी की बनाता है। तो लकड़ी की नालियां बनाता है, लकड़ी की क्या बना लेता है, नालियां। और एकदम बहुत ही बुरी स्थिति के साथ में रहता है, घर के बाहर चबूतरा बना लिया, वहीं पर चबूतरे के ऊपर सोता है। बहुत बुरी कंडीशन है, और बुरी कंडीशन को क्या बोलते हैं, दीनहीन। एकदम दीनहीन स्थिति हो जाती है उस व्यक्ति की। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उस व्यक्ति की इतनी बुरी कंडीशन होती है कि इस बुरी कंडीशन के चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसकी पत्नी यहाँ कहाँ रुकने वाली थी, उसने क्या किया, उस व्यक्ति की शल्य चिकित्सा कर दी, खोपड़ी की। यानी उसकी खोपड़ी जो है, क्योंकि जैसे ही वो मरा तो वो नीचे गिरा, उसकी खोपड़ी में कहीं लगी होगी, तो उसको लगा कि सबको पता चल जाएगा, इसलिए उसने खुद से ही उसकी क्या कर दी, शल्य चिकित्सा कर दी। अब यहाँ पर खोपड़ी की शल्य चिकित्सा दो जगह मिली है, एक तो कालीबंगा में और एक लोथल के अंदर। इसके बाद अगर बात करें तो वो व्यक्ति मृत हो जाता है, मर जाता है। तो अब उसकी पत्नी को डर है कि सबको पता चल जाएगा कि इसकी मृत्यु हो गई है मेरी वजह से। तो वो क्या करती है, वो उसको तीन अलग अलग प्रकार से उसकी लाश को दफनाने का प्रयास करती है। सबसे पहले वो लाश को खेत में ले जाकर खुले में छोड़ देती है, जंगल में फेंक के आ जाती है कि जानवर खा जाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। फिर जब वो घर आई तो उसने सोचा कि वहां पर जानवर खा जाएंगे, लेकिन जानवरों को खाने में समय लगेगा, और उसकी जो लाश है उससे शायद पता चल जाए तब तक कि ये वो व्यक्ति है। तो वापस लेके आती है, और वापस लाकर उसको गड्ढा खोदकर उसको दफन कर देती है, दफना देती है। उसके बाद में भी वो सोचती है कि गड्ढा खोद के दफना तो दिया, कल को दृश्यम मूवी की तरह गड्ढा खोद कर वापस लाश निकाली और पता चल गया कि भाई ये है, तो एक काम करते हैं, इसका तो पूरा ही कल्याण कर देते हैं। तो उसने अब लास्ट चारा क्या अपनाया कि उस मर्त शरीर को आग लगा दिया, यानी कि उसका दाह संस्कार कर दिया। इतनी सारी यातनाओं के बाद में अब भगवान को गुस्सा आता है, और भगवान सब जगह भूकंप लेके आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे भगवान आ गए हैं, और भगवान जो है वो वृषभ यानी बेल के ऊपर बैठ के आए हैं, और उनके हाथ में हाथी दांत के कंगे जैसा ये शस्त्र है। तो यहाँ पर हाथी दांत का कंगा, वृषभ, इनके भी साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा जब भगवान यहाँ पर आते हैं तो भयंकर भूकंप आता है, भूकंप लेके आते हैं। तो भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य 2100 ईसा पूर्व के वो भी यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो वो जो महिला है वो भगवान के पास में जाती है और उनके चरणों के अंदर लेट जाती है कि भगवान मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। अब भगवान भगवान को वो लालच देती है, और भगवान को कहती है कि मैं अलंकृत ईंटों से, यानी कि बहुत ही सजावटें डिजाइन करके ईंटों के ऊपर, और उसके बाद में अलंकृत फर्श बनाकर उसका मकबरा बना दूंगी, उसका जो है चबूतरा बना के रख दूंगी। तो ये दोनों बातें उसको बोलती है। तो भगवान इन दोनों बातों से कहाँ मानने वाले थे, भगवान भूकंप लेके आते हैं भयंकर तरीके से। फिर वो भगवान को और लालच देती है कि आपको बेलनाकार मोहरे दे दूंगी, पर एक बार के लिए मेरे को बख्श दो, आपके चढ़ा दूंगा। उसके बाद में वो महिला जब देखती है कि भगवान अब भी नहीं मान रहे,
तो वो महिला क्या करती है, वो फिर अपनी असली पोजीशन पे आती है और हार कर भगवान को बोलती है कि मैंने उनकी हत्या तो कर दी, लेकिन अब मैं उनके लिए यज्ञ करवा दूंगी, हवन करवा दूंगी। और यहाँ पर 7 प्रकार की वेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं। और उन वेदिकाओं के अलावा उसने ये कहा कि मैं मृत भांड जो है वो उसकी स्मृति में मृत भांड बांटूंगी लोगों को। तो ये भी बात हो गई, यहाँ पे मृत भांड के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद में वो ये भी कहती है कि यहाँ पर हाथी दांत जो है उसके जैसा मैं यहाँ पर बना के रखूंगी उसके लिए। तो हाथी दांत के साक्ष्य भी मिलते हैं यहाँ पे। अब एक बार इसको पूरा वापस रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर मिलती हैं। सबसे पहली बात, कालीबंगा सभ्यता की खोज 1951 और 1953, दो अलग अलग डेट मिलती है। दोनों एक साथ पहली बात तो नहीं मिलेगी। अगर दोनों डेट एक साथ आती है तो सही किसको माना जाएगा, 1951। 10 वर्ष बाद इसका उत्खनन होता है, यानी 1961 और 63 के अंदर। वापस वही बात है, सही कौन सी मानी जाएगी। अब इसके बाद में यहाँ पर जो खोजकर्ता थे उनका नाम था अमलानंद घोष। और ये कौन सी नदी के पास में है, क्योंकि हर एक सभ्यता नदियों के पास में विकसित होती है। तो जो नदी है वो थी घग्गर नदी, जिसको प्राचीन सरस्वती नदी माना जाता है। उसके अलावा ये कहाँ पर है, तो हनुमानगढ़ के अंदर। कालीबंगा का अर्थ पूछ लिया जाए तो काली चूड़ियां होती है। और इसके जो उत्खनन करता है वो है बीबी लाल और बीके थापर। इसके अलावा ये कालीबंगा सभ्यता 2 भागों में बांटी हुई थी, जिसमें एक था पश्चिमी टीला और एक था पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला जो है उसको दुर्ग टीला कहा जाता था और वहां पर प्रशासनिक लोग रहते थे। इसी प्रकार जो नगर टीला है वो पूर्वी टीला था और वहां पर जनसाधारण के लोग रहते थे। इसके बाद में यहाँ पर ऊंट के प्रथम साक्ष्य जो मिलते हैं वो कालीबंगा में मिलते हैं। खेती के साक्ष्य मिलते हैं और खेती के अंदर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ पर 2 फसलें एक साथ उगाई गई, इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। कौन कौन सी 2 फसलें, तो गेहूं और जौ। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर कुएं के साक्ष्य मिलते हैं और एकमात्र स्थल है जहाँ पर कुएं के साक्ष्य मिले। इसके अलावा यहाँ पर प्रत्येक तीसरे घर के सामने कुआं खोदा हुआ था, इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं, यहाँ पर लकड़ी की नालियां मिलती है और मकान के सामने चबूतरा बना हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा गया। इसके अलावा अगर बात करते हैं आगे तो खोपड़ी की शल्य चिकित्सा की जो साक्ष्य है वो मिलते हैं और ये कालीबंगा के साथ साथ लोथल में भी मिलते हैं। इसके अलावा 3 प्रकार के समाधान के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। एक तो खेत को लाश में खुला छोड़ना, यानी इसको कहा गया आंशिक समाधान। इसके अलावा दफना देना पूर्ण समाधान, यानी कब्र के भी साक्ष्य मिलते हैं। और तीसरा दाह संस्कार, यानी कि शरीर को अग्निदाह करना, दाह संस्कार। तो ये 3 प्रकार के साक्ष्य समाधान के मिलते हैं। भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, 2100 ईसा पूर्व से भी प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा अलंकृत ईंटें और अलंकृत फर्श के भी साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। और बेलनाकार मोहरें यहाँ पर पाई जाती है, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि यहाँ के लोगों का मेसोपोटामिया के साथ में व्यापारिक संबंध था। इनके साथ साथ यज्ञ कुंड या हवन कुंड या अग्नि वेदिकाएं, इनके भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर 7 प्रकार की अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है और ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर पूर्ण हाथी दांत, यानी पूरे हाथी दांत का साक्ष्य मिला है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी कही गई है सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता की, यानी सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा है। किसने कहा, तो दशरथ शर्मा ने कहा। इसके बाद में प्राक और विकसित हड़प्पा दोनों के ही साक्ष्य या दोनों के ही अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। और वृषभ की मूर्ति, इसके साथ साथ हाथी दांत के कंगा, इसके भी साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होते हैं। 1985-86 में भारत सरकार ने यहाँ पर संग्रहालय का निर्माण भी करवा दिया। तो ये है कालीबंगा सभ्यता। ये स्टोरी केवल और केवल याद रखने के लिए, इसका उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करने का नहीं है। तो कृपया केवल और केवल इसको मजाकिया तौर पर याद करने के हिसाब से लें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर किसी अगली सभ्यता के लिए एक अलग स्टोरी लेके आएंगे। धन्यवाद।